अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मनी एंड बैंकिंग के थर्ड लेक्चर में हो रही है। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, मैं ये चाहूंगी कि हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर। अभी हम अपने लेक्चर्स के इस कोर्स मनी एंड बैंकिंग के लेक्चर्स के बिल्कुल शुरू में ही है, इसलिए पिछले एक दो लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी बात की थी। मजीद आगे बढ़ने से पहले हम वापस जाते हुए उन इंट्रोडक्टरी चीजों को दोबारा देखेंगे एंड देन विल स्टार्ट टुडेस लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की कि व्हाट आर दी 5 मेन पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। उनमें सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज मनी। मनी के बारे में बात करते हुए वी सेड कि सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेटेड हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे। एंड फाइनली वी सेड के फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स इज द सेंट्रल बैंक, जो कि प्ले करता है रेगुलेटरी रोल इन रेगुलेटिंग द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एनी इकोनॉमी। उसके बाद हमने कहा कि हमारा बेसिक फाइनेंशियल सिस्टम तो इन 5 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ गाइडलाइंस भी हैं, और उन गाइडलाइंस की बेसिस पे आगे जाके जितने भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हम उन गाइडलाइंस की रोशनी में करेंगे और उनको रिलेट करेंगे इन्हीं गाइडलाइंस में। तो पिछले लेक्चर में हमने जो 5 बेसिक गाइडलाइंस जो हैं या प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। उसमें सबसे पहला था टाइम हैज वैल्यू, जिसमें हमने ये कहा था कि जब भी हम पोस्टपोन करते हैं सर्टेन एक्शन फॉर फ्यूचर तो वी आर डीलिंग विद द फ्यूचर टाइम। उसके लिए वी हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग एज ऑफ टुडे, एंड स्पेशली जब हम बात करते हैं कंजम्पशन की। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इनकम है और हम आज उसको खर्च नहीं करते, वी पोस्टपोन द कंजम्पशन फॉर फ्यूचर, तो इस इनकम को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेव इट, वी कैन डिपॉजिट एंड वी कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन इट। इसलिए जो फ्यूचर में हमारे पास अवेलेबल होती है इनकम फॉर कंजम्पशन, दैट शुड बी मोर देन द करंट कंजम्पशन। द डिफरेंस बिटवीन द करंट कंजम्पशन लेवल विद द करंट इनकम एंड द फ्यूचर इनकम लेवल जो है दैट बेसिकली इज द वैल्यू ऑफ द टाइम, which time? The time we have waited for making our consumption. उसके बाद हमने बात की सेकंड प्रिंसिपल की, और सेकंड प्रिंसिपल में we were focusing on के risk. What is the element of risk? Risk is related to uncertainty. And whenever we are saying something has to take place in future, uncertainty का element enter होता है, और जब भी uncertainty आती है तो वी कॉल इट एज द रिस्क। और जब भी रिस्क आता है तो वी नीड टू कंपनसेट इट, सो वी से रिस्क नीड्स कंपनसेशन। कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो फ्यूचर या अनसर्टन टाइम में किसी एक्शन को उस वक्त तक पोस्टपोन नहीं करेगा जब तक उस अनसर्टेनिटी को और उस फ्यूचर की अमाउंट को ज्यादा करने के लिए उसको कंपनसेट नहीं किया जाता। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना ही रिटर्न भी ज्यादा होगा। जितनी अनसर्टेनिटी ज्यादा है, जितनी फ्लक्चुएशंस या वोलेटिलिटी आपकी ज्यादा होगी इन सर्टेन स्ट्रीम ऑफ इनकम, उतनी ही उस रिस्क को अंडरटेक करने के लिए हमारे पास कंपनसेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाती है। फिर हमने कहा अबाउट द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में हमने ये कहा कि इंफॉर्मेशन इज द बेसिस फॉर डिसीजन, कि जब भी हमने कोई फैसला करना होता है वी नीड द इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन मेक अ बेटर डिसीजन। फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में अगर सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रांजैक्शन जिसमें यह है कि कैश पेमेंट के बाद कंज्यूमर को सर्टेन गुड्स या सर्विस जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है, देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व, okay, and there is no need to collect any information about that particular consumer. लेकिन अगर आप सेल करते हैं ऑन क्रेडिट
देन अमाउंट जो है वो आपको मिलेगी समटाइम्स इन फ्यूचर. सो इन ऑर्डर टू सी कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है और वेदर द लोन और द क्रेडिट शुड बी एक्सटेंडेड टू दिस पर्टिकुलर कंज्यूमर और नॉट, वी नीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर. और वो इंफॉर्मेशन जो है about the past behavior of the consumer and the future potential of the consumer to make the payment. That will become the basis for making a decision कि इस consumer को हम जो है वो credit पे sell करें या ना करें. And the fourth principle relates to the market. See, market जो है that is a place where buyers and sellers they get together. The market can be physical, it can also be virtual. But in any case, buyers and sellers, they meet there to exchange goods and services. आपकी companies, corporations जो है, they can issue bonds, and investors जो है, they can make an investments. Market channel करती है funds from the borrower to the, from the saver to the borrower, from the lender to the investor. So the role of the market is very important. अब मार्केट जो है एक तरफ तो चैनल करती है रिसोर्सेज को और दूसरी तरफ जो है इट सेट्स प्राइसेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. एंड फाइनली हमने बात की स्टेबिलिटी इंप्रूव्स परफॉर्मेंस. एंड परफॉर्मेंस को जब हम इकोनॉमी की शक्ल में बात करते हैं तो वी कैन आल्सो से द वेलफेयर कि स्टेबिलिटी इंप्रूव्स वेलफेयर. ये स्टेबिलिटी जो है इट लीड्स टू द वेलफेयर. अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें और अगर हमारी इनकम जो है वो बहुत वॉलेटाइल है, वी विल प्रेफर अ स्टेबल स्ट्रीम ऑफ इनकम ओवर अ वॉलेटाइल इनकम के कभी बहुत ज्यादा है कभी बहुत कम है. इसी तरह इकोनॉमी में अगर हमारी सर्टन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो स्मूथली परफॉर्म करे, इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो, हमारे बिजनेस साइकिल्स जो हैं उनकी फ्लक्चुएशंस कम हो, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी जो है वो इंप्रूव करेगी एंड ग्रोथ विल टेक प्लेस. एंड व्हेनेवर इकोनॉमी विल ग्रो द बेनिफिट जो है वो जाएगा बोथ टू द कंज्यूमर्स एज वेल एज टू द प्रोड्यूसर. सो द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी विल इंप्रूव. उसके बाद हमने बात की कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है इट शुड इंप्रूव एफिशिएंसी. कि एक अच्छे फाइनेंशियल सिस्टम को क्या करना चाहिए, शुड रिजल्ट इन द इकोनॉमिक एफिशिएंसी. अब किस तरह हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वही चैनलिंग द रिसोर्सेज कि जहां पे सरप्लस रिसोर्सेज हैं, अगर लोगों की इनकम ज्यादा है फ्रॉम देयर कंजम्पशन एंड द नीड, तो दे एक्ट द रोल ऑफ द सेवर्स. तो सेवर से सरप्लस फंड जो है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है चैनल करता है टू द इन्वेस्टर्स जिनके पास फंड्स उतने अवेलेबल नहीं है बट दे आर विलिंग टू अंडरटेक अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट. इन बिटवीन क्या होता है, वी हैव द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंटरमीडिएरी का रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ में जो हमारे पास सरप्लस फंड्स होते हैं हम डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में. बैंक जो है एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, वो सारे रिसोर्सेज को पूल करके विल एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ द लोन टू द इन्वेस्टर, और वो इन्वेस्टर जो है कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है वो अंडरटेक करेंगे. तो फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली जो चैनल करता है रिसोर्सेज को फ्रॉम नॉन प्रोडक्टिव टू द प्रोडक्टिव यूज. सेकेंडली हमने ये कहा कि हमारा यही फाइनेंशियल सिस्टम जो है किस तरह एफिशिएंसी जो है वो प्रमोट करता है या ब्रिंग करता है एफिशिएंसी इन टू द सिस्टम, और वो है बाय मेकिंग फैसिलिटेटिंग द पेमेंट्स.
कि जब गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड, मनी बेसिकली इज यूज्ड फॉर मेकिंग द सेटलमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। और हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं, विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस पेमेंट को फैसिलिटेट करते हैं इन एन ऑर्डरली फैशन। एंड फाइनली हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, दे ब्रिंग्स एफिशिएंसी विद द हेल्प ऑफ एनेबलिंग द रिस्क शेयरिंग, कि जब हम एक पर्टिकुलर वेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑलवेज अनसर्टेनिटी। द रिस्क, द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ कोर्स इज ऑलवेज देयर। अब जब एक इन्वेस्टर जो है अंडरटेक करता है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो इन फ्यूचर रेवेन्यू जनरेट करेगा, कितनी रेवेन्यू जनरेट करेगा, सरप्लस होगी या के डेफिसिट होगी, दैट इज ऑलवेज अननोन एंड अनसर्टेन। हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है हमारे इन्वेस्टर एंड द बॉरोवर को रिस्क शेयरिंग में इक्वली रखता है। हायर द रिस्क, हायर विल बी द रिटर्न, हायर विल बी द इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टर टू द सेवर टू hand over the money to that particular risky project। तो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर। आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम ही के। जैसे हमने ये कहा कि हमारे ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम के 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मनी का है। इसलिए आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे विद द मनी। और जब हम मनी को डिस्कस करेंगे, विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द मनी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन व्हाइल डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सप्लेनिंग द फंक्शंस ऑफ द मनी, तो हम जो है लिक्विडिटी जो है विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, उसको भी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द फाइनेंशियल सिस्टम्स, और फाइनेंशियल सिस्टम में हम मीन्स ऑफ पेमेंट की बात करेंगे कि पेमेंट सिस्टम क्या है हमारा, और पेमेंट सिस्टम के अंदर हम मनी ही को डिस्कस करते हुए बात करेंगे कमोडिटी मनी वर्सेस दी फिएट मनी। फिर चेक्स के साथ पेमेंट किस तरह होती है, देन विल आल्सो टॉक अबाउट द अदर मीन्स ऑफ पेमेंट अदर देन द चेक्स एंड द मनी, एंड फाइनली इफ द टाइम विल अलाउ विल टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ मनी। तो हम शुरू करते हैं विद द मनी इटसेल्फ। अब मनी क्या है? मनी इज एन एसेट। मनी के मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। कॉमनली हम ये कहते हैं कि दिस मैन इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि उसका इनकम लेवल बहुत ज्यादा है, ही इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। अगर हम ये कहते हैं कि इज मेकिंग मनी, इज अर्निंग मनी। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं फॉर अ वेल्दी इंडिविजुअल कि ही हैज लॉट ऑफ मनी, तो उसमें हम मनी को स्टॉक वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि उसके पास, वेल्दी इंडिविजुअल के पास बहुत सी वेल्थ है। लेकिन मनी को वी कैन क्लासिफाई एज एन एसेट, लेकिन ये एक ऐसा एसेट है फॉर्मली स्पीकिंग जो कि यूज होता है फॉर मेकिंग द पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज settling down our debt obligation। कि money is an asset which is used for the exchange of goods and services as well as for making the payment for the debt। Formally अगर हमें money को define करना हो तो we'll say कि money is an asset that is generally accepted as payment for goods and services or repayment of debt। When we define money in this way, then this money is not income or wealth। क्योंकि मनी को जो हम फंक्शन असाइन कर रहे हैं, that function is related to the payment for the goods and services and the repayment of the loan। So money is a component of wealth
that is held in a readily spendable form, कि immediately हम मनी को यूज करके अपनी किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं. एग्जैक्टली स्पीकिंग अगर हमें बात करनी हो कि व्हाट बेसिकली इज द मनी, तो हमारी मनी जो है अगर उसको हम डिफाइन करते हैं कि सम एसेट विच इज अवेलेबल इन अ रेडीली स्पेंडेबल फॉर्म, तो उसमें क्या शामिल होगा? सबसे पहले तो करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स. उसके बाद आपकी वेल्थ और एसेट इन द बैंक्स जो कि इमीडिएटली अवेलेबल है फॉर मेकिंग द पेमेंट्स, तो उसमें हम कहेंगे चेकिंग अकाउंट बैलेंसेस. इसके अलावा एनी अदर एसेट which can be easily converted into cash and we can make payment by using that asset is classified under money. तो मनी के हमने 3 कंपोनेंट कहे हैं, कॉइन्स एंड करेंसी जो कि अवेलेबल है इन द हैंड्स ऑफ द जनरल पब्लिक और द बिजनेसेस. नंबर 2 हम कहते हैं कि चेकिंग अकाउंट विच इज अवेलेबल इन द बैंक बट यू कैन यूज दैट अकाउंट फॉर इमीडिएट पेमेंट. And thirdly, any other asset which can be easily converted into cash and used for exchange purposes. When we are trying to convert that asset into cash, we need to keep one thing in mind कि वो readily convert हो जाए और उसकी value जो है वो decline ना करे. And we should not be incurring any cost for converting that asset into liquid form. उसके साथ हमने ये भी कहा कि मनी इज नॉट द सेम एज इनकम और वेल्थ. तो इसको हम जरा थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दें. इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में हम बात करते हैं फ्लो वेरिएबल की और हम बात करते हैं स्टॉक वेरिएबल की. फ्लो वेरिएबल इज अ वेरिएबल जो कि चेंज होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्टॉक वेरिएबल इज अ वेरिएबल जो कि एक पर्टिकुलर वक्त में उसकी सर्टेन वैल्यू जो है वो हम मेजर करके कहते हैं दिस इज द वर्थ. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अब हम वेल्थ, इनकम और मनी को जो है वो डिफाइन करेंगे. सो व्हाइल मनी, इनकम एंड वेल्थ आर ऑल मेजर्ड इन सम करेंसी यूनिट दैट डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर मीनिंग. पीपल हैव मनी if they have large amounts of currency or big bank accounts at a point in time, and that becomes our stock variable. And stock variable is normally taken as an asset. पहले ही हमने कहा कि money is an asset जो कि हम यूज करते हैं for making payments for goods and services and the repayment of debt. तो इस context में जब हम money को define करते हैं तो money becomes a stock variable. Secondly, फिर हम बात करते हैं about the income. When someone earns income, of course not money, from work or investments over a period of time, so what happens? That income basically is a flow variable. क्योंकि earning income by working generate certain flow for the time period during which we are working. So income basically becomes a flow variable. दूसरी तरफ एक और भी इनकम का सोर्स हो सकता है और वो ये है कि इफ यू हैव मेड इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी जो इंटरेस्ट इनकम आप अर्न करते हैं दैट विल बिकम अ फ्लो वेरिएबल. एंड फाइनली वी टॉक अबाउट द वेल्थ. अब वेल्थ के लिए पीपल हैव वेल्थ इफ दे हैव एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोर करेंसी देन इज नेसेसरी टू पे देयर डेट्स एट अ पॉइंट इन टाइम. कि अगर लोगों की टोटल वर्थ ऑफ द एसेट्स इज मोर देन what is needed to pay for the exchange of goods and services, तो जो additional amount है that is the wealth, and that wealth is measured as on a particular point in time and the wealth becomes a stock variable. तो ये तो थी हमारी definition of the money कि हम किस तरह उसको define करते हैं, उसमें किस किस चीज को शामिल करते हैं, and then we also try to differentiate between मनी, इनकम एंड वेल्थ. अब मजीद मनी ही की हम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं. एंड वी विल लाइक टू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनी.
कि मनी जो कि एक एसेट है हमने डिफाइन किया, एंड विच इज यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द रीपेमेंट ऑफ द डेट, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक मनी में पाई जानी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, कि मनी को हम इस्तेमाल करें फॉर सेटलिंग आर पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर सेटलिंग डाउन और रीपेमेंट ऑफ आर डेट ऑब्लिगेशन। नंबर 2, द मनी शुड बी यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, कि हर चीज की जैसे वैल्यू हम से डिस्टेंस की वैल्यू हम मेजर करते हैं इन फीट, इंचेस, मीटर्स, इसी तरह हम जो है मनी को यूज करें एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट टू मेजर द वैल्यू ऑफ एन एसेट। एंड फाइनली द मनी शुड बी यूज्ड फॉर द स्टोर ऑफ वैल्यू। द स्टोर ऑफ वैल्यू एंड द मीन्स ऑफ पेमेंट जो है दे आर इंटर रिलेटेड। तो अब हम इनको बारी बारी जो है वो फर्दर एलैबोरेट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मनी की वो है मीन्स ऑफ पेमेंट। अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो हमारे पास जो है मुख्तलिफ कमोडिटीज जो है दे वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ पेमेंट जब मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन करंटली, और इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे जब हम कमोडिटी मनी की बात करेंगे, एंड विल टॉक अबाउट द फिएट मनी, और जब हम आगे जाके बात करेंगे मीन्स ऑफ पेमेंट क्या क्या थे। लेकिन अभी फोकसिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनी, जब हम मनी की बात करते हैं एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, तो हम क्या कहते हैं कि मनी इज समथिंग विच इज यूज्ड फॉर सेटलिंग डाउन द क्लेम्स अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द लोन सेटलमेंट्स। अब मनी को हम इस तरह यूज करते हैं कि बायर एंड सेलर जो है अपने क्लेम्स जो है एक दूसरे के अगेंस्ट सेटल कर लेते हैं, और अगर हमने लोन लिया हुआ है तो बोरोअर जो है वो भी अपने क्लेम को सेटल डाउन करता है बाय विद द लेंडर विद द हेल्प ऑफ यूजिंग मनी। अब ये जो मनी है इट बेसिकली फैसिलिटेट्स द इकोनॉमिक एक्सचेंजेस। अब इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हमारी 2 तरह के हैं, एक है गुड्स एंड सर्विसेज के और दूसरे हैं डेट और लोन के, और दोनों ही की एक्सचेंजेस जो है उनको सेटल डाउन करने के लिए मनी इज यूज्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि डू वी हैव एन अल्टरनेटिव इन द सेंस कि जहां पे हम मनी यूज ना करें और हम एक्सचेंज जो है गुड्स एंड सर्विसेज का भी और लोन ऑब्लिगेशन का भी सेटल डाउन कर लें। तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग वी डू हैव एन अल्टरनेटिव जिसकी हम बात करते हैं बार्टर एक्सचेंजेस। लेकिन बार्टर एक्सचेंज जो है इट डज एग्जिस्ट बट इट डज नॉट efficiently complete the exchanges, क्योंकि one of the basic requirement of the barter system is double या coincidence of wants and needs. For example, अगर हम ये कहते हैं कि there is a farmer who grows wheat, अब farmer के पास wheat है but the farmer is in need of suppose certain food, not food item, shoes. Now the farmer, if the money does not exist, the farmer will be trying to find out a shoemaker who needs the wheat in exchange for the shoe. तो इसी concept को जब farmer with the surplus wheat is trying to find out a shoemaker who is in need of the wheat फाइंड आउट कर लेता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। व्हाट इफ जो शू मेकर है इज नॉट इन नीड ऑफ व्हीट, फिर क्या होगा? बट द फार्मर इज इन नीड ऑफ शू। फार्मर मे गिव हिज विलिंगनेस कि वो उसको व्हीट प्रोवाइड कर देगा एज एंड व्हेन नीडेड। अब शू मेकर जो है वो एक और थर्ड पर्सन को ढूंढेगा जो कि इज इन नीड ऑफ व्हीट, और उसके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि शू मेकर को चाहिए है।
तो इस तरह का सिस्टम विच इज नोन एज द बार्टर सिस्टम, जिसमें हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स और एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज फॉर गुड्स और सर्विसेज, इसमें बहुत सी कबाहतें जो हैं वो मौजूद हैं. इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज नॉट एफिशिएंट. अब मनी जो है वो क्या रोल प्ले करती है कि द रोल ऑफ द मनी इज कि हम जो है उस प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस डिफाइन कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, और देयरफॉर आप जो है देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट अ सिचुएशन, अ सिनेरियो जिसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एग्जिस्ट करता हो. ट्रांजैक्शन और द एक्सचेंज कैन बी कंप्लीटेड विदाउट द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. देयरफॉर जब मनी जो है हमारी इज यूज्ड एज अ मींस ऑफ पेमेंट, it increases the economic efficiency. Nowadays जिस तरह इकोनॉमीज जो है वो ग्रो कर रही हैं, तो नीड ऑफ मनी एज अ मींस ऑफ पेमेंट जो है वो और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंसेज एंड सो मेनी अदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व. तो ये है हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनी विच इज द मींस ऑफ पेमेंट. Then we talk about the second characteristics of money, जिसमें मनी को हम यूज करते हैं एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट. यानी यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब ये है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू या प्राइस जो है एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, और हमारी जो डेट ऑब्लिगेशन है उसको भी हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. सो द बायर नोज कि उसने कितनी पेमेंट करनी है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसी तरह बारोअर आल्सो नोज कि उसको कितनी पेमेंट करनी है फॉर सेटलिंग डाउन द लोन ऑब्लिगेशन. जब मनी एक्ट करता है एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, तो वी कैन डिटरमिन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज. एंड देयरफॉर वी एक्सपेडाइट द exchange of goods and services, and that brings the economic efficiency. Now the money can also be referred as the standard of value. कि हर एक गुड या सर्विस की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो मनी बिकम्स द स्टैंडर्ड. एंड वी कैन आल्सो टॉक अबाउट कि इस गुड और सर्विस की वर्थ या वैल्यू ज्यादा है या कम है इन कंपैरिजन टू द अदर गुड्स एंड सर्विसेज. सो द मनी कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ वैल्यू. अब हर एक गुड या सर्विस की मनी की टर्म में एक सिंगल प्राइस जो है वो हम डिटरमिन करते हैं. लेकिन सपोज द मनी डज नॉट एग्जिस्ट एंड वी आर रिलाइंग ऑन द बार्टर सिस्टम, तो उसमें किस तरह प्राइसेस डिटरमिन होती हैं. One good in terms of another good, we will be having only one price. But suppose we are dealing with more than two goods, तो उसमें क्या होगा कि हमारी नंबर ऑफ प्राइसेस जो है वो बढ़ती चली जाएंगी. तो इसके लिए जो हमारा जनरल फार्मूला होगा, that we have reflected on this slide, कि under barter the general formula for n goods, and this formula is for the determining of prices. We will have n into n minus 1 divided by 2 prices, and therefore for 2 goods we will have 1 price, but for 3 goods we will have 3 prices. As the number of goods increases to 100 goods, we will have 4,950 prices as per this particular formula. And if we go for 10,000 goods, we'll have 50 million prices. So we will not have any standard of value. But when we talk about the money, we do have a standard of value, and every good will have a single price. And the final characteristics of the money is to act as a store of value. तो जब मनी को हम कहते हैं कि one characteristics is as means of payment, so for money to function as a means of payment, it has to be a store of value too, because it must retain its worth from day to day. Means of payment जो है, it has to be durable, ताकि जो है वो आइंदा आने वाले वक्तों में भी किसी भी चीज की पेमेंट के लिए हम इजीली इस्तेमाल कर सकें. So
The means of payment has to be durable and capable of transferring purchasing power from one day to the next. And money is not the only store of value. Wealth can also be held in number of other forms. एक तो यह है कि जब हम स्टोर ऑफ वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वी टॉकिंग अबाउट द वेल्थ, और वेल्थ को हम सिर्फ और सिर्फ मनी ही की शक्ल में नहीं रख सकते, बल्कि देयर आर अदर वेज. फॉर एग्जाम्पल हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कि हम जो है उस सरप्लस फंड को या अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट कर सकते हैं इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, एंड वी कैन आल्सो अर्न सर्टेन रिटर्न ऑन इट. वी कैन आल्सो इन्वेस्ट आवर वेल्थ इन the form of real asset, for example houses, and that house जो है can provide us certain other services, and if we rent the house we can also earn the rent on that particular house. Then why there is a need to express our wealth in terms of money and keep it in the form of money? The answer to this is that though other forms of wealth and assets, they can provide us with other benefits, but they have one drawback. And the drawback is they may not be converted into cash very easily and comfortably. So, however, we hold money because it is liquid. Money की जो most important characteristics है वो ये है कि we can keep it in liquid form and we can use it for making purchases or settling any other obligation as and when needed. Liquidity is a measure of the ease with which an asset can be turned into means of payment, and that is known as the money. तो money की एक characteristics ये है कि this is a kind of asset which is very liquid. अगर हम दूसरे assets में invest करते हैं, we may have other benefits, but we are going to lose the benefit of being liquid. So constantly अगर हम अपनी जो wealth है उसको रखें in the form of the other assets and we try to convert those assets into money to meet our exchange needs, तो क्या होगा? It is going to be very cumbersome and costly. So the benefit of the money, why people keep money liquid is because they can easily be using the money for exchange purposes and the settling down their accounts. So let's focus a bit on the liquidity. Liquidity is a measure of the ease an asset can be turned into a means of payment, and namely this is the money. अगर हम assets को classify करें, we may talk about our assets starting with the most liquid to the least liquid. तो अगर हम अपने wealth को, suppose we have surplus funds and we are trying to keep our wealth in three different forms. One is the money. Money may be currency notes and coins, may be in the form of this checking account in the bank, or maybe in any other form which can readily be converted into cash without any cost. That is money. Number two, we may be investing money in bonds and stocks. And number three, we may be investing money in the form of land. अब इन तीनों इन्वेस्टमेंट्स को अगर हमने लिक्विडिटी के हवाले से रैंक करना हो तो हमारी मनी इज द मोस्ट लिक्विड. स्टॉक्स and bonds, they can be sold in the marketplace, but it will take some time and we need to incur certain cost. So they are less liquid, and our land and building is the least liquid. So the concept of the liquidity जो है can be used to rank our asset in terms of their liquidity. So much about the money. Now we are moving towards the payment system. अब first of all, before talking about कि payment system में क्या-क्या चीजें हम use करते हैं, there is a need to define the payment system. The payment system is a web of arrangement that allows for the exchange of goods and services as well as assets among different people. The payment system क्या है?
इट्स अ सेट ऑफ अरेंजमेंट्स जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं लोग एक्सचेंज करते हैं और इसके साथ सेटल करते हैं अपनी दूसरी ऑब्लिगेशंस को। इस पेमेंट सिस्टम का जो ब्लड है, जो कोर है, जो हार्ट है, दैट बेसिकली इज द मनी। मनी के बाद विल टॉक अबाउट द अदर सिस्टम अरेंजमेंट्स and that will include the checks and the other means of payment. But first of all, we start with the money itself. Money के अंदर we would like to talk about the commodity money or the fiat money. Historically speaking, during the ancient time, different commodities जो हैं, they have been used for payment purposes. Salt, wood, at times certain perishable items, they have been used for exchange purposes. They had been playing the role of money. लेकिन fiat money में क्या है? We are talking about the paper money. The fiat money is a kind of thing जिसकी बैक पे ऊपर हमारे पास कोई भी commodity नहीं है. It is just based on the confidence and the promise of the government. आजकल अगर हम देखें कि किस टाइप की मनी जो है प्रिवेल करती है, तो we have the fiat money system. So the fiat money value comes from the government decree or the fiat. अब जो commodity की मनी की बात करते हैं तो historically जैसे मैंने कहा कि silk, salt, wood and certain other commodities had been used for exchange purposes. लेकिन किसी भी commodity के लिए to act as a money we need certain characteristics. और वो characteristics क्या है? That we have reflected on this slide कि successful commodity monies had the following characteristics. They were usable in some form by most people. कि इस तरह की commodity थी कि majority of the consumers या बिजनेसेस उसको किसी ना किसी फॉर्म में यूज करते थे. इसीलिए तो एक्सचेंज पर्पसेस में इन एक्सचेंज फॉर देयर कमोडिटी और गुड्स एंड सर्विस दे वर विलिंग टू एक्सेप्ट दैट. दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट. सेकेंडली, दे कुड बी मेड इनटू स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटीज कि हम उसकी कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है स्टैंडर्डाइज कर सकते थे और उसके बाद फिर वो स्टैंडर्डाइज्ड मेजर के मुताबिक जो है they were used for exchange purposes. Thirdly, they were durable. They were not the perishable items. We could use it for current exchange and we could also use it for the future exchanges as well. They had high value relative to their weight and size so that they were easily transportable. कि अगर हम उसके वॉल्यूम को देखें, उसके वेट को देखें, उसके साइज को देखें, तो उसकी जो वर्थ थी that was more than the physical characteristics of that particular commodity. और उसका बेनिफिट क्या था कि since we were using that commodity as a money और अगर उसकी वैल्यू ज्यादा थी तो हम इजिली उसको ट्रांसपोर्ट कर सके as a means of payment for other goods and services. And finally, they were divisible into small units so that they were easy to trade. कि ये commodity monies जो हैं इनको हम छोटे यूनिट्स में भी डिवाइड कर सके ताकि अगर इन एक्सचेंज फॉर दैट कमोडिटी दूसरी गुड या सर्विसेज जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में है तो वी कुड हैव डिवाइडेड दैट मनी एंड मेड द पेमेंट इन अ स्मॉलर यूनिट. हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो गोल्ड के कॉइन्स जो हैं, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, दे हैड बीन यूज्ड फॉर exchange purposes as commodity money. इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं commodity money की तो there is something in between commodity money and the fiat money. Fiat money में हमने कहा there is nothing on the backing of it. It's just the promise of the government. That's why we call it as the fiat, decree of the government or the promise of the government, and we call it as the fiat money.
देयर वाज अ सिनेरियो जिसको हम बात करते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में, जबकि हमारी जो सेंट्रल बैंक्स थे दे इशूड मनी, लेकिन उसकी बैकिंग में सर्टन फ्रैक्शन जो है वो रखी गई इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड. सो वी कैन से बिटवीन द गोल्ड being used as a money and the fiat money, which is the paper money which is used today, we do have one thing where the gold was used as a backing commodity for the paper money. और उसको हमने fractional reserve की भी बात की कि certain fraction 30% in the form of the gold, which means कि if you issue 100 rupees तो 30 rupees का gold जो है वो central bank के पास होना चाहिए. So this arise also there in between the commodity money and the fiat money. अब हम बात करते हैं fiat money की. तो begin with, जैसे मैंने कहा fiat money, तो fiat money की पैकिंग पे कोई चीज नहीं है. It's just the trust of the people on the issuer. और आजकल जो है मनी कौन इश्यू करता है? अगर आप देखें हमारे जो नोट्स एंड कॉइन्स हैं, either the treasury or the central bank. State Bank of Pakistan, अगर आप देखें 5 and 10 rupees notes and upward, they are printed by the State Bank of Pakistan, which is our central bank. उससे lower denomination के they are issued by the government of Pakistan, which is the Treasury Department. Whether it is the Treasury Department or it is the State Bank of Pakistan, both are the government institutions. और fiat money की बैक पे it is the trust of the consumer and businesses on the issuer that they accept that for exchange purposes. अगर आप वर्थ देखें उसकी, तो उस पेपर की वर्थ is in comparison to its value for exchange purposes बहुत थोड़ी है. अगर हम देखें कि कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग दैट नोट, वन सिंगल नोट, वेदर इट इज 100 रुपीज और वेदर इट इज 500 or 1000 rupees note, is very, very less. Maybe in, say, percentage wise 2, 4, 3%. लेकिन उसकी वैल्यू फॉर एक्सचेंज पर्पसेस इज हाई, क्योंकि लोगों को जो ट्रस्ट है ऑन द गवर्नमेंट और द इश्यूअर. तो फिएट मनी जो है इसकी बैकिंग पे इश्यूअर का जो क्लेम है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि इट्स अ लीगल टेंडर दैट ब्रिंग्स वैल्यू टू द मनी. मोर फॉर्मली अगर हम कहें कि द नोट्स आर एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर गुड्स और इन सेटलमेंट ऑफ डेट फॉर 2 reasons. Number 1, we take them because we believe we can use them in the future. And number 2, the law says we must accept them. That is what the word legal tender printed on the note means. As long as the government is behind the issuance of these notes, everybody will accept this for exchange purposes, for settlement of their debt obligations. The bottom line is that fiat money is based on the trust between the issuer and the consumer and businesses. Now the question arises whether we should go for the fiat money or whether we should go for the commodity money. Does money need to be backed by a commodity at all? The logical answer to this question is no. Why not? No in the sense कि if आपकी जो monetary system है, if that is working effectively, then the fiat money को अगर हम back करते हैं with the commodity money, it can be number 1 expensive, number 2 inconvenient. Therefore हमें जो है इवन फिएट मनी के बैग के ऊपर भी किसी कमोडिटी की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि हमारी मॉनेटरी सिस्टम्स आर वर्किंग प्रॉपरली. So today money is only backed by confidence that government will
responsibly limit the quantity of money to ensure that money in circulation will hold its value. अब हम इसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर सिंपल एंड इजी टू प्रिंट मनी, ज्यादा कॉस्ट नहीं होती, तो देयर इज अ लाइवलीहुड कि गवर्नमेंट कैन प्रिंट मोर मनी टू फाइनेंस सम ऑफ इट्स नीड्स. लेकिन अगर एक गवर्नमेंट सेंसिबली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनिटर करती है एंड एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ मनी does not take place, then there is no need for a fiat money backed by any commodity. So what are the advantages and the disadvantages of fiat money? Advantages of the fiat money: fewer resources are used to produce money. The quantity of money in circulation can be determined by rational human judgment rather than by discovering further mineral deposits like gold or diamonds. कि अगर हम fiat money, number one, is not very costly to print, number two, कि अगर हम उसको compare करें backed by something commodity say gold, तो क्या है कि to print more money हमें क्या चाहिए होगा? We need to explore more. लेकिन अगर हम फिएट मनी यूज करते हैं, उसका एडवांटेज ये होगा कि अगर द नीड इज देयर तो एक रैशनल जजमेंट की बेसिस पे वी कैन प्रिंट मोर मनी. बट ऑफ कोर्स व्हाट इज द डिसएडवांटेज? द डिसएडवांटेज ऑफ द फिएट मनी इज कि अगर एक गवर्नमेंट जो है इज नॉट स्ट्रांग, प्रेशर में आ जाती है, तो क्या होगा कि प्रेशर में आने के बाद इफ दे प्रिंट मोर मनी then it can bring inflation in the economy. तो ये तो था हमारे पेमेंट सिस्टम का सबसे पहला कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं मनी. Then we talk about the checks. एक तो हम मनी से अपने एक्सचेंजेस को सेटल डाउन कर सकते हैं, whether it's गुड्स एंड सर्विसेज और द डेट, और दूसरा we can also use checks for the means of payment. लेकिन चेक ऑफ कोर्स इज नॉट मनी. और अगर हम इसके बारे में कहें, चेक्स आर अनदर वे ऑफ पेइंग फॉर थिंग्स बट दे आर नॉट लीगल टेंडर एंड दे आर नॉट इवन मनी. बेसिकली व्हाट इज अ चेक? इट्स एन इंस्ट्रक्शन टू अ बैंक टू पे a certain amount of money in exchange for certain goods and services or debt obligation to another party. तो चेक्स जो है हमारे, they are not money, they are not legal tender because they are not issued by the government. Checks are issued against the bank accounts of the individuals and the businesses. जब आप एक चेक देते हैं for the payment of certain goods and services, तो क्या होता है? देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस, और उन ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के बाद फाइनल पेमेंट जो है वो होती है. सो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ चेक एंड मेकिंग द पेमेंट इज बिट कम्बरसम, बट लेट्स लुक एट दिस प्रोसेस. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रांजैक्शन जिसमें हमने पेमेंट करनी है टू अनदर पार्टी. द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज you hand a paper check from your bank to a merchant in exchange for some good. क्या आपने किसी मर्चेंट से, किसी बिजनेस से कोई गुड जो है वो परचेज की है, and now you are not making payment in cash, rather you are making payment with the help of a check. आप क्या करेंगे? In exchange for the good you will hand over the check to the merchant, or check is written against your bank account in your bank. अब क्या मर्चेंट क्या करेगा? स्टेप नंबर 2 में will receive the check and deposit in his or her bank account. So the merchant deposit the check into merchant's bank and the merchant's account is credited by the bank temporarily. उसके बाद नंबर 3 में क्या होगा? The merchant's bank sends the check to the local central bank
क्योंकि वो क्लियरिंग हाउस वाला कॉन्सेप्ट है कि अब मर्चेंट का जो बैंक होगा इज गोइंग टू सेंड इट टू द सेंट्रल बैंक फॉर क्लियरिंग, एंड देन सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि हमारे बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा, कम कर देगा, और मर्चेंट के बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा या ज्यादा कर देगा. सो द सेंट्रल बैंक क्रेडिट द मर्चेंट बैंक रिजर्व अकाउंट एंड डेबिट योर बैंक रिजर्व अकाउंट. नाउ दिस इज द स्टेप वेयर द मनी इज इन्वॉल्व. यहां पे आके जो मनी है वो इन्वॉल्व होगी, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, एंड देन द सेंट्रल बैंक रिटर्न्स द चेक टू योर बैंक, और योर बैंक डेबिट्स योर चेकिंग अकाउंट बाय द अमाउंट ऑफ द चेक, और आपका बैंक बैलेंस जो है वो इतने से कम हो जाएगा. द होल प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव. ऑल्दो पेमेंट थ्रू द चेक जो है वो अब कम होती चली जा रही है, बट स्टिल इट इज बीइंग यूज्ड, क्योंकि वो जो कैंसल चेक है दैट इज अ लीगल प्रूफ फॉर द पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट. एंड फाइनली we do have certain other means of payment. So we said कि payment system में हमारे पास money is one thing, talked about fiat money and the commodity money and the checks number 2. Then we have the other means of payment. Others में आजकल जो commonly use हो रहे हैं उनमें we do have a debit card, we do have a credit card, we have the electronic fund transfer, and finally we have the stored value cards. तो ब्रीफली विल गो थ्रू दीज कि क्रेडिट कार्ड जो है दे आर डिफरेंट फ्रॉम द डेबिट कार्ड्स. कि क्रेडिट कार्ड जो है इट इज नॉट मनी, इट बेसिकली इज अ लोन गिवन बाय अ बैंक और द इश्यूअर ऑफ द क्रेडिट कार्ड टू द होल्डर ऑफ द क्रेडिट कार्ड. जब आप किसी स्टोर में जाते हैं यू मेक द पेमेंट विद द हेल्प ऑफ द क्रेडिट कार्ड. वो अमाउंट आपके किसी बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं होती, जो स्टोर है उसको इमीडिएट पेमेंट हो जाती है, और वो कौन कर रहा होता है, जो क्रेडिट कार्ड का इश्यूइंग बैंक होता है. सो इन अदर वर्ड्स आपने परचेज की, जिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड इश्यू किया उसने पेमेंट की, तो वो बैंक आपको एक लोन दे रहा है. कुछ टाइम पीरियड के बाद आपकी सारी ट्रांजैक्शंस इकट्ठी हो जाएंगी, एंड देन यू विल बी बिल्ड बाय द बैंक जिसने वो क्रेडिट कार्ड इश्यू किया है, एंड देन यू विल मेक द पेमेंट. सो क्रेडिट कार्ड इज नॉट अ मनी, इट इज नॉट अ लीगल टेंडर, द गवर्नमेंट इज नॉट ऑन द बैकिंग, इट्स जस्ट अ लोन गिवन बाय अ बैंक टू अ कस्टमर. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द डेबिट कार्ड, उसमें क्या है कि इट इज अगेंस्ट योर ओन बैंक अकाउंट एंड यू डायरेक्टली मेक अ पेमेंट through the debit card and your account is debited. So it's a substitute for the check writing. Check writing का जो प्रोसीजर है वो लंबा है, लेकिन डेबिट कार्ड का प्रोसीजर जो है वो छोटा है. Immediate payment is made and your account is debited. Then we do have the electronic transfers as a means of payment, and we have the stored value card. लेकिन आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इन अदर मीन्स ऑफ पेमेंट को लेके आगे बढ़ेंगे, एंड देन विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक. लेकिन इससे पहले कि हम आज का लेक्चर खत्म करें, आई वुड लाइक टू रिवाइज कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं. तो आज हम बात कर रहे थे अबाउट द मीन्स ऑफ पेमेंट्स. Means of payment में we said कि money is one commonly used means of payment and it is the heart of the payment system. उसके हमने बात की fiat money की and commodity money की, लेकिन उससे पहले हमने बात की मनी ही के सिलसिले में कि मनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. कि मनी को हमने कहा कि it should be used as means of payment, store of value and the unit of account. और फिर means of payment में हमने कहा check is another means of payment, money is a fiat जो money है हमारी is a legal tender and the government is on the backing of it, and just the trust of the holder of the money and the issuer of the money
which is making this fiat monetary system a success. उसके बाद चेक में जो है हम कहते हैं कि it's not a legal tender, लेकिन it is used for the means of payment, लेकिन it is cumbersome, and we talked about different steps involved in making the payment through checks. Then we started talking about the other means of payment, जिसमें हमने डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड की बात की. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में विल टॉक अबाउट कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स या पेमेंट्स किस तरह होती हैं एंड दी स्टोर्ड वैल्यू कार्ड जो है वो क्या है. इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद विल टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ मनी एंड we'll also talk about how can we measure money. And if the time will permit, then we'll touch upon the second topic of the financial instrument. तो आज के लिए वक्त तलत को इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.